तो फाइनली आज मैं कॉन्जरिंग यूनिवर्स की मेरी फेवरेट मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। इसी फिल्म से इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई थी, जिसे खुद जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को खास बनाती है इसकी रियलिटी। जी हाँ, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म में जिस फैमिली के साथ भूतिया घटना घटी थी, उनकी सबसे बड़ी बेटी खुद शूटिंग के दौरान सेट पर मौजूद थी और उसकी माने तो जो उनके साथ हुआ था वो इस फिल्म में दिखाया गया है, वो भी 100% एक्यूरेट। कहानी के आखिर में मैं आपको कुछ रियल फोटोज भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इसकी कहानी की तरफ। तो कहानी शुरू होती है 1968 में। जॉन और मिया के साथ घटी घटना के 1 साल बाद हम उन्हीं 2 लड़कियों को देखते हैं। इनका नाम है डेबी और कैमिला। ये दोनों काफी डरी होती हैं, जिसकी वजह आप जानते ही हो, वही एनाबेल डॉल। बात करें इस सीन की तो बाकी फिल्मों में हमें कुछ ज्यादा नहीं दिखाया गया था, पर इस फिल्म में हम देखते हैं कैसे ये डॉल इनके पीछे पड़ जाती है। इसके बाद एड और लोरेन इनकी हेल्प करते हैं। डेबी और कैमिला इन्हें बताती है इस डॉल के मिलने के बाद उन्हें एहसास हो गया था कि इसके अंदर कोई आत्मा है। जिसके बाद इन्होंने उस आत्मा से बात की। उस आत्मा ने बताया उसका नाम एनाबेल हिगिंस है और 7 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई थी इसी अपार्टमेंट में जहां ये दोनों रह रही है। उसे डॉल से खेलना बहुत पसंद था, इसलिए वो इनसे डॉल में रहने की इजाजत मांगती है एंड इवेंचुअली डेबी और कैमिला उसे इजाजत दे देती है, जो उनकी गलती थी क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इसके अंदर कोई आत्मा नहीं बल्कि एक डीमन है। इजाजत देने के बाद इस डीमन ने इन्हें काफी डराया, इतना कि इन्होंने इसे फेंक दिया था, पर हमेशा की तरह ये डॉल लौट आई। जिसके बाद इनकी हेल्प की एड और लोरेन ने और वो इस डॉल को अपने साथ ले जाते हैं। इसे वो अपने ओकल्ट म्यूजियम में रखते हैं जो इन्हीं के घर में बना है। दरअसल अपने केसेस के दौरान इन्हें कई ऐसी चीजें मिलती है जो भूतिया होती है, इसलिए ये उन्हें अपने साथ ही ले जाते हैं ताकि ये आम लोगों से दूर रहे, क्योंकि ये चीजें एक कर्स की तरह होती हैं। खैर, इसके बाद हम देखते हैं एड और लोरेन। ये दोनों इसी केस के ऊपर लेक्चर दे रहे होते हैं। यहाँ में बताया जाता है ये दोनों काफी फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। लोरेन के पास इरीन की तरह विजन देखने की शक्ति है, वो अपने आसपास किसी भी नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर लेती है। वही एड वेटिकन द्वारा एक रिकॉग्नाइज्ड डीमोनोलॉजिस्ट है और रिकॉर्ड्स की माने तो इन्होंने कई सारे केसेस पर काम किया है जो ज्यादातर कंट्रोवर्शियल रही है और उसके बारे में सभी लोग जानते हैं क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल है। लेकिन एक केस के बारे में कोई नहीं जानता था जो उनके करियर का सबसे डेंजरस केस था, जिसके ऊपर ये फिल्म बनी है। नाउ द रियल स्टोरी बिगिन होती है साल 1971, जगह हैरिसविल, रोड आइलैंड। हमें यहाँ पेरेंट फैमिली दिखाई जाती है। रोजर, उनकी वाइफ कैरोलिन और इनकी 5 बेटियां। सबसे बड़ी एंड्रिया, फिर नैन्सी, उसके बाद क्रिस्टीन, फिर सिंडी और सबसे छोटी है अप्रैल। हम देखते हैं ये सभी न्यू घर में शिफ्ट हो रहे हैं, पर इनका डॉग सैडी यहाँ पहुंचते ही काफी वियर्ड बिहेव करने लगता है। दरअसल सैडी घर के अंदर नहीं जा रहा, इसकी वजह इन्हें समझ नहीं आती, इसलिए रोजर उसे बाहर ही छोड़ देते हैं। इस घर के पास एक लेक भी है जहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है। हम अप्रैल को वहीं पर देखते हैं जहाँ पर उसे एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। आगे हम देखते हैं सभी सिस्टर्स हाइड एंड क्लैप खेलने लगती हैं, जिस दौरान इन्हें एक खुफिया सेलर का पता चलता है। खुफिया मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसे छुपाया गया था। सेलर में काफी अंधेरा होता है, इसलिए रोजर फिलहाल के लिए इसे छोड़ देते हैं और वो कल सुबह आके इसे चेक करेंगे। नेक्स्ट डे कैरोलिन देखती है उसके शरीर पर अजीब से निशान बने हुए हैं, विच इज वियर्ड क्योंकि कल तो ये निशान उसके शरीर पर नहीं थे। इतना ही नहीं, वो नोटिस करती है कि घर की सभी घड़ियां 3:07 पर रुकी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इन्हें सैडी के बारे में पता चलता है जो कि मर चुका है। इससे सभी दुखी हो जाते हैं, खासकर अप्रैल। क्या ये तो बस शुरुआत थी इनके साथ। आगे हम वॉरेन्स को देखते हैं उनके घर पर। एड के साथ एक जर्नलिस्ट होता है जो न्यूज़पेपर आर्टिकल के लिए इनका इंटरव्यू लेने आया है। एड उसे अपना म्यूजियम भी दिखाता है। एड उसे बताता है यहाँ पर रखा हुआ सामान भूतिया है, जैसे कि वो एनाबेल डॉल। जी हाँ, हम उस डॉल को भी देखते हैं जो कि एक गिलास के बने केज में रखी हुई है। जर्नलिस्ट पूछता है इन सब चीजों का यहाँ होना क्या वॉरेन्स के लिए खतरनाक नहीं है? तो एड कहता है हाँ खतरनाक है, पर उसका मानना है कि बाहर होने से अच्छा ये यहीं पर ठीक है ताकि आम लोग इससे दूर रहे। जर्नलिस्ट ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन पूछता है जिससे हमें इनके पिछले केस के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से लोरेन के साथ कुछ हुआ था।
आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बात कर रहा है। दरअसल वो केस फ्रेंची का था, जिस दौरान वेलेक लोरेन को विजन दिखाती है, जिसे देख वो काफी डर गई थी। उसने क्या देखा ये तो खुद एड भी नहीं जानता, पर उसने जो भी देखा उससे वो इतना डर गई थी कि उसके बाद उसने खुद को 8 दिन तक एक कमरे में बंद कर लिया। उसकी हालत देखते हुए एड ने भी कभी उसके विजन के बारे में नहीं पूछा। खैर, हम देखते हैं इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम जूडी है। जूडी लोरेन को एक पेंडेंट देती है जिसमें उसकी फोटो होती है, और वैसा ही एक पेंडेंट उसके पास भी है जिसमें लोरेन की फोटो होती है। खैर, अब हम वापस आते हैं पैरन फैमिली पर। देर रात हमें क्रिस्टीन और नैन्सी दिखाई जाती हैं। दोनों सो रही हैं, लेकिन कोई अनजान शक्ति क्रिस्टीन के पैरों को खींचती है। क्रिस्टीन को लगता है कि यह नैन्सी है, पर नैन्सी तो खुद सो रही है। मीनवाइल रोजर के पास एंड्रिया आती है। इसका कारण है सिंडी स्लीप वॉक करते हुए उसके रूम में आ गई है। सिंडी एंड्रिया के रूम में रखी अलमारी के पास होती है और बार बार उससे टकरा रही होती है, जैसे कि वो उसके अंदर जाना चाहती है। कमाल की बात है कि इस घर में आते ही वो अगेन स्लीप वॉक करने लगी है, जबकि उसने ऐसा करना बंद कर दिया था। खैर, अगले दिन हम अप्रैल को देखते हैं। वो उसी म्यूजिक बॉक्स के साथ खेल रही होती है, जिस दौरान वो किसी से बात भी कर रही है, और ये सब कैरोलिन छुप के देख रही होती है। वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके रूम में कोई भी नहीं होता। अप्रैल बताती है कि वो रोरी नाम के लड़के से बात कर रही थी, जिसे सिर्फ म्यूजिक बॉक्स से ही देखा जा सकता है। जब क्यूरियस होकर कैरोलिन भी रोरी को देखने की कोशिश करती है, पर उसे कोई नहीं दिखता। उसे लगता है रोरी बस अप्रैल का एक इमेजिनरी दोस्त है। खैर, इसके बाद ये हाइड एंड क्लैप खेलते हैं, जिस दौरान कैरोलिन अप्रैल को ढूंढते हुए एंड्रिया के रूम में पहुंच जाती है। तभी वहां की अलमारी खुल जाती है, जिसमें से 2 हाथ बाहर आते हैं और क्लैप करते हैं। हमें लगता है कि उसके अंदर अप्रैल छुपी हुई है, और कैरोलिन को भी यही लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसे वो अंदर नहीं मिलती, क्योंकि अप्रैल तो किसी और रूम में छुपी हुई थी। कैरोलिन हैरान हो जाती है क्योंकि उसे यकीन था कि आवाज यहीं से आई थी, पर वो ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देती। अब रात हो जाती है और हमें फिर क्रिस्टीन दिखाई जाती है। हम देखते हैं कल रात की तरह ही फिर वही अनजान शक्ति उसका पैर खींचती है, लेकिन इस बार इतनी तेजी से जिससे क्रिस्टीन उठ जाती है। वो देखती है कि नैन्सी तो सो रही है, लेकिन फिर उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है जहां उसे कोई दिखाई देता है, और ये देख वो डर जाती है। इसके कारण नैन्सी भी उठ जाती है, पर उसे कोई भी वहां पर दिखाई नहीं देता। तभी वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, और ये देख वो जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुन सभी यहाँ पर आ जाते हैं। क्रिस्टीन बताती है उसने किसी को देखा जिससे उसने बात भी की, और उस चीज ने उससे कहा कि वो उसके परिवार को मारना चाहती है। इस घटना से क्रिस्टीन काफी डर जाती है, पर रोजर को लगता है कि शायद उसने बुरा सपना देखा है, इसलिए वो भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। खैर, नेक्स्ट डे रोजर काम से कहीं बाहर चला जाता है और वो अगले दिन ही लौटेगा। हम कैरोलिन को देखते हैं लगभग सुबह के 3 बजे। वो जगी होती है, जिसका कारण है वो निशान जो कि अब उसके पूरे शरीर पर बन चुके हैं। नींद न आने की वजह से वो घर के काम करने लगती है। तभी उसे क्लैपिंग की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि सभी लड़कियां जगी हैं, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि सभी तो सो रही हैं। तभी कैरोलिन को कुछ टूटने की आवाज सुनाई आती है, और वो देखती है कि सीढ़ियों पर लगी सभी फोटो फ्रेम्स अपने आप ही नीचे गिर गई। उसे लगता है घर में कोई चोर आ गया है, इसलिए नीचे वो चेक करने जाती है, जिस दौरान अगेन कोई क्लैपिंग करता है और ये आवाज आती है सेलर में से। कैरोलिन को लगता है कि चोर शायद अंदर ही छुपा है, इसलिए वो दरवाजा बंद करने जाती है, लेकिन वो दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है, जिसके कारण कैरोलिन सेलर में गिर जाती है। लकीली वो ठीक होती है, पर तभी कोई उसके पास बॉल फेंकता है, और ये देख वो डर जाती है। वो भागने की कोशिश करती है, पर भाग नहीं पाती क्योंकि दरवाजा नहीं खुलता। ऊपर से लाइट बल्ब भी टूट जाता है, जिससे वहां पर काफी अंधेरा हो जाता है। कैरोलिन माचिस की तिल्ली जलाती है, पर तभी उसके पीछे से 2 हाथ आते हैं जो उसे बुझा देते हैं, और इससे तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है। वो खूब चिल्लाती है ताकि कोई दरवाजा खोल दे, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। वहीं एंड्रिया दिखाई जाती है, जिसकी नींद टूट जाती है सिंडी की वजह से, क्योंकि अगेन वो उसके रूम में नाइट वॉक करते हुए आ गई है, और हम उसे उसी अलमारी के पास देखते हैं। इस बार एंड्रिया किसी को नहीं बुलाती और वो सिंडी को अपने रूम में ही सुला देती है, पर तभी सिंडी की भी आंख खुल जाती है और वो देखती है कि अलमारी के ऊपर एक आत्मा है जो कि एंड्रिया पर अटैक कर देती है। इस समय घर में सबकी हालत खराब होती है।
पर शुक्र है रोजर काम से लौट आता है और वो सबसे पहले कैरोलिन को बाहर निकालता है। इसके बाद वो एंड्रिया के रूम में जाता है। एंड्रिया भी ठीक होती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर घर में क्या चल रहा है। नेक्स्ट डे कैरोलिन वॉरेन से मिलती है। आज वॉरेन फ्रेंची वाले केस पर लेक्चर दे रहे होते हैं। कैरोलिन उन्हें अपने घर में आने के लिए कहती है। वो बताती है उसका पूरा परिवार बहुत डरा हुआ है, इसलिए उन्हें घर आके एक बार चेक कर लेना चाहिए। वॉरेन भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं और हम देखते हैं कि कैरोलिन के घर पहुंचते ही लॉरेन को महसूस हो जाता है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। ये दोनों सेलर भी चेक करते हैं, जहाँ लॉरेन महसूस करती है कि इस जगह पर कोई घटना घटी थी। साथ ही ये भी कि इस घर में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि काफी सारी आत्माएं मौजूद है। इस दौरान लॉरेन अप्रैल से भी मिलती है और अप्रैल उसे अपने इमेजिनरी दोस्त यानी कि रोरी के बारे में बताती है, जिसे उस म्यूजिक बॉक्स से ही देखा जा सकता है। लॉरेन भी बॉक्स को ट्राई करती है और उसे रोरी दिख जाता है, जो कि अचानक ही वहां से गायब भी हो जाता है। आगे हम लॉरेन को बाहर देखते हैं पेड़ के पास, और उसे पेड़ पर एक लाश लटकी हुई दिखती है। वॉरेन ये सारी बातें पेरेंट्स को बताते हैं और यहाँ पर एड उनकी बातें रिकॉर्ड भी करता है, जैसा कि वो हमेशा करता है। एड कहता है इस घर को शुद्ध करना होगा, यानी कि एक्सोर्सिज्म, जिसके लिए इन्हें प्रूफ चाहिए, क्योंकि चर्च बिना सबूत किसी प्रीस्ट को यहाँ पर नहीं भेजेगा। फिलहाल के लिए वॉरेन यहाँ से चले जाते हैं। घर पहुंच लॉरेन उस जगह की हिस्ट्री के बारे में पता करती है। वही एड उस रिकॉर्डिंग को सुन रहा होता है जो उसने पेरेंट्स के घर रिकॉर्ड किया था। इसे सुन वो हैरान हो जाता है, क्योंकि इसमें एड की आवाज तो रिकॉर्ड हुई है पर रोजर और कैरोलिन की आवाज नहीं। ये बात वो लॉरेन को भी बताता है। वही लॉरेन ने भी उस जमीन के बारे में काफी कुछ पता कर लिया है। वो बताती है उस घर को जेटसन शर्मन ने बनवाया था 1863 में, जिसके बाद उसने बैथशीबा नाम की औरत से शादी की। बैथशीबा एक विच थी, उसने अपने बच्चे की बलि दे दी जो वो 7 दिन का था, और ये जेटसन ने देख लिया था। बलि देने के बाद बैथशीबा उसी पेड़ पर चढ़कर इस जगह को कर्स कर देती है और फिर खुद को फांसी से लटका देती है। इसके बाद यहाँ जो भी आया उसकी मौत होने लगी, जैसे कि एक लेडी जिसके बच्चे का नाम रोरी था, वो एक दिन जंगल में गायब हो गया। इसके बाद उसकी माँ ने इसी घर के सेलर में अपनी जान दे दी। इतना ही नहीं, इस घर के पास जो लेक है उसमें एक बच्चा डूब के मर गया था, और पड़ोस के घर में एक मेड काम करती थी जिसने एक दिन सुसाइड कर लिया। इसका कारण बैथशीबा का कर्स ही है। उसने कहा था जो भी उसकी जमीन पर कब्जा करेगा वो उसे मार देगी। ये सब जान वॉरेन समझ जाते हैं, इसलिए वो अगले दिन पेरेंट्स के घर पहुंच जाते हैं ताकि एविडेंस कलेक्ट कर सके, क्योंकि जितना जल्दी हो सके इस घर को शुद्ध करना होगा। इनके साथ इनका असिस्टेंट ड्रू भी आता है, साथ ही लोकल पुलिस ऑफिसर ब्रैड हैमिल्टन भी। ये सभी पूरे घर में और बाहर सेंसर्स लगा देते हैं ताकि किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सके। जिस दौरान हम लॉरेन और कैरोलिन को साथ में देखते हैं। लॉरेन पेरेंट्स की एक फैमिली फोटो देख रही होती है। ये फोटो इन्होंने इस घर में शिफ्ट होने से पहले ली थी। कैरोलिन बताती है ये पल उसके लिए सबसे खास थे और इस दिन को वो कभी भी भूल नहीं सकती, क्योंकि उस दिन सभी बहुत खुश थे। खैर आगे हम देखते हैं ये सभी पूरी रात जगते हैं पर कुछ भी नहीं होता, इवन घड़ी भी नहीं रुकती। पर नेक्स्ट डे हम देखते हैं लॉरेन घर के बाहर कपड़े सुखा रही होती है, तभी अचानक मौसम बदलने लगता है। खूब तेज हवाएं चलने लगती है, जिस दौरान लॉरेन को बैथशीबा की आत्मा दिखती है, वो भी कैरोलिन के रूम में। ये देख लॉरेन तुरंत ही वहां जाने लगती है, क्योंकि कैरोलिन अपने रूम में ही सो रही है। पर लॉरेन लेट हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं बैथशीबा फाइनली कैरोलिन को पजेस कर लेती है, जिस बात से लॉरेन अनजान होती है, क्योंकि जब तक वो वहां पर पहुंचती है कैरोलिन ठीक होती है। इसके बाद रात हो जाती है और फिर इनके साथ भूतिया घटनाएं होने लगती हैं, जैसे ब्रैड को वही मेड की आत्मा दिखती है। इसी दौरान सिंडी अगेन स्लीप वॉक करने लगती है, पर हैरानी वाली बात है कैमरों पर लगे सेंसर्स उसकी फोटो लेने लगते हैं। एड बताता है जरूर सिंडी के साथ कोई आत्मा भी है, इसीलिए सेंसर्स काम कर रहे हैं। वो सभी सिंडी को फॉलो करने लगते हैं और हमेशा की तरह सिंडी सीधा एंड्रिया के रूम में चली जाती है, लेकिन इस बार वो दरवाजा बंद कर लेती है। ये देख सभी दरवाजे को खोलकर अंदर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सिंडी कहीं भी नहीं दिखती। एड यूवी लाइट से पता लगा लेता है सिंडी अलमारी के अंदर बनी एक सीक्रेट जगह पर बेहोश पड़ी है, इसलिए वो उसे वहां से बाहर निकाल लेता है।
इस दौरान अप्रैल लोरेन को बताती है कि रोरी जब डरा होता है तो वो इसी जगह पर आकर छुपता है। इसमें लोरेन इसे अंदर से चेक करने जाती है और वो देखती है कि यहाँ पर एक फांसी का फंदा पड़ा है और ये वही फांसी का फंदा है इससे बैतशेबा ने खुद की जान ली थी। ये देख लोरेन तुरंत यहाँ से जाने लगती है, पर जिस जगह वो खड़ी होती है वो लकड़ी की बनी है जिससे वो टूट जाती है और लोरेन सीधा सेलर में पहुंच जाती है। सेलर में उसे रोरी की मदर की आत्मा दिखती है जो कि काफी उदास होती है। वो लोरेन को बताती है कि उसने मुझसे जबरदस्ती ये करवाया। इसका मतलब लोरेन समझ जाती है, पर तभी उसे बैतशेबा की आत्मा भी दिखाई देती है जिससे डर लोरेन भागने लगती है, जिस दौरान उसका पेंडेंट बैतशेबा ले लेती है। यहाँ से निकल लोरेन सबको बताती है कि उसे समझ आ गया है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो बताती है बैतशेबा यहाँ रहने वाली औरतों को पजेस करती है। इसके बाद वो उस औरत के हाथों से ही उनके बच्चों को मरवा देती है। उसी तरह वो कैरोलिन के पीछे भी पड़ी हुई है और वो उसे पजेस करना चाहती है। लोरेन की ये बताते ही बैतशेबा नैन्सी के ऊपर हावी हो जाती है। वो उसके बाल पकड़कर इधर उधर पटकने लगती है। नैन्सी को बचाने के लिए लोरेन उसके बाल काट देती है। लकीली ड्रू ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया होता है इसलिए इन्हें प्रूफ मिल गया है, लेकिन अब इस जगह पर रहना खतरनाक है इसलिए सभी यहाँ से जाने लगते हैं। इसी दौरान लोरेन को अपनी बेटी जूडी की आवाज सुनाई देती है जो लेक से आ रही है। लोरेन तुरंत ही चेक करने जाती है और वो देखती है लेक में जूडी का चेहरा, जिसे देख वो डर जाती है। उसे समझ आता है ये एक वार्निंग है, पर जूडी ठीक होती है क्योंकि लोरेन घर पर फोन करके पता कर लेती है। वही पेरेंट्स मोटेल चले जाते हैं रहने के लिए और एड और लोरेन सीधा फादर गॉर्डन के पास जाते हैं और उनके अनुसार ये प्रूफ काफी है एग्जोर्सिज्म की मंजूरी के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये परिवार कैथोलिक नहीं है, इसलिए फादर को खुद वेटिकन से बात करनी होगी। खैर एड और लोरेन ने अपना काम कर दिया है इसलिए वो घर चले जाते हैं, पर वहीं हम घर में जूडी को देखते हैं। इसे बैतशेबा की आत्मा हॉन्ट करती है। इतना ही नहीं, वो उसे नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करती है। उसके पास हम उसी डॉल को भी देखते हैं, पर एड और लोरेन सही समय पर घर पहुंचकर जूडी को बचा लेते हैं। तभी इन्हें एक कॉल आता है और ये कॉल किया है रोजर ने। वो बताता है कैरोलिन क्रिस्टीन और अप्रैल को लेके अपने साथ कहीं चली गई। लोरेन समझ जाती है वो अपने घर ही गई है जहाँ पर वो उनकी बलि देगी, इसलिए रोजर को वो घर जाने के लिए कहता है और लोरेन एड भी यहाँ से चले जाते हैं। एड और लोरेन साथ में ड्रू और ब्रैड हैमिल्टन को ले जाते हैं। लकीली रोजर इनसे पहले घर पहुंच गया था और उसने कैरोलिन को रोक रखा है जिससे क्रिस्टीन बच जाती है, पर इन्हें अप्रैल का पता नहीं चलता। ड्रू क्रिस्टीन को कार में बिठाकर पूरे घर में अप्रैल को ढूंढने लगता है और बाकी सब कैरोलिन को काबू करने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। ऊपर से कैरोलिन की हालत बद से बदतर हो जाती है और अब कैरोलिन को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस पर एग्जोर्सिज्म करना होगा। और यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान है जो ऐसा कर सकता है और वो एड है। हालांकि उसे इसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, पर कुछ तो करना ही होगा, अदरवाइज कैरोलिन नहीं बच पाएगी। एड एग्जोर्सिज्म शुरू करता है, पर हम देखते हैं इसका कुछ खास फायदा नहीं होता। ड्रू दिखाया जाता है जिसे अप्रैल मिल जाती है और वो बेसमेंट की दीवारों के अंदर होती है। ड्रू ये बात चिल्लाकर सबको बता देता है, इसे खुद कैरोलिन भी सुन लेती है और सुनते ही वो चाकू लेकर अप्रैल को मारने चली जाती है। सभी उसका पीछा करते हैं, पर कैरोलिन अप्रैल तक पहुंच जाती है। बाकी सब भी यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन इतना करीब नहीं कि वो उसे पकड़ सके। उसे रोकने के लिए लोरेन कैरोलिन को उसकी मेमोरी याद दिलाती है, वो दिन जो उसने अपने परिवार के साथ बिताया था इस घर में आने से पहले, जिसे वो कभी नहीं भूल सकती। लोरेन की बातों का असर कैरोलिन पर होता है। वही एड मौके का फायदा उठाकर अपना एग्जोर्सिज्म कंप्लीट करता है और वो बैतशेबा की आत्मा को नर्क जाने का आदेश देता है। इससे बैतशेबा कैरोलिन के शरीर से निकल जाती है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। हम अप्रैल को देखते हैं जो कि लोरेन को उसका खोया हुआ पेंडेंट दे देती है। फिल्म के आखिर में एड को उसके म्यूजियम में दिखाया जाता है, जहां वो उसी म्यूजिक बॉक्स को रखता है जो अप्रैल के पास था। तभी लोरेन बताती है उन्हें फादर गॉर्डन ने बुलाया है एक नए केस के लिए, और ये केस होता है लॉन्ग आइलैंड का, जिसके साथ ही ये फिल्म एंड होती है। दोस्तों, लॉन्ग आइलैंड में घटी भूतिया घटना पर कई मूवीज बन चुकी है और अब तक तो शायद आपने नाम भी गेस कर लिया होगा। फिर भी नहीं तो बता दूं, ये वही फेमस केस है एमिटिविले हाउस का, जिसकी हल्की सी झलक हमें कॉन्जरिंग 2 में भी दिखाई जाएगी। एमिटिविले की घटना 1976 में घटी थी,
इसके बाद ही वॉरेंस इंग्लैंड चले गए, जहां पर एनफील्ड वाली घटना घटी थी, यानी कि 1977 में। ये दोनों केस रियल लाइफ में काफी फेमस हुए और कॉन्जरिंग 2 की कहानी एनफील्ड वाली ही है। कॉन्जरिंग 2 में ही हमने पहली बार वेलक को देखा था, साथ ही क्रूक्ड मैन को भी, जिसकी भी फिल्म आने वाली थी पर वो कैंसिल हो गई। तो ये थी द कॉन्जरिंग मूवी की कहानी। और अब अगली फिल्म का नाम है एनाबेल कम्स होम।